Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative lecture. Students, आज के लेक्चर में हम लोग थॉरली प्रैक्टिस करेंगे जो क्वांटिटेटिव सेक्शन है कॉमसेट्स का, एनटीएस, नैट, गैट के टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, इसका जो क्वांटिटेटिव सेक्शन है इसको हम आज थॉरली प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ये सारे टाइप ऑफ जो क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में करवाऊंगा, अगर इन सब के कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लेते हो तो ट्रस्ट में इंशाल्लाह आप 100% जो है अपना क्वांटिटेटिव सेक्शन जो है वो ए सब कर लोगे फॉर द कॉमसेट्स के या एनटीएस के या नैट के या अपने गैट के टेस्ट के लिए। So before starting today's lecture, I'll kindly request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. So without wasting any time, let's start today's lecture. तो लास्ट लेक्चर के हवाले से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि जो आपके क्वांटिटेटिव के बाकी लेक्चर्स हैं उनके अंदर मीडियन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैंने इसलिए स्टार्ट इसमें मीडियन के कॉन्सेप्ट से लिया है। देखिए, मीडियन को बड़े इजी वे से मैंने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको समझाया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ ना, तो इसको इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से मैं इंशाल्लाह कवर अप करवा देता हूँ। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द एजेस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 24, 28, 26, 18, 20, 22 एंड 30। व्हाट इज द मीडियन एज? सो आपसे ये पूछ रहा है कि एक क्लास का जो एजेस हैं स्टूडेंट्स की, उनका एक डाटा सेट आपके को गिवन है, आपने उसका मीडियन निकालना है। सो मीडियन निकालने के लिए जो आपने फर्स्ट स्टेप करना है ना जी, वो ये है कि फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स आप याद रखो कि वो आप क्या करोगे कि फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने इस डाटा को अरेंज करना है। चाहे आप चाहो तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, चाहे आप तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर भी आप जो है वो इसको अरेंज कर सकते हो। सो मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। सो 18 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन 22 है मेरे पास। फिर अगर मैं देखूं तो इसके अंदर 22 की वैल्यू है मेरे पास, फिर मेरे पास 24 की वैल्यू है, मेरे पास 26 की वैल्यू है, फिर मेरे पास 28 की वैल्यू है, फिर मेरे पास 30 की वैल्यू। नाउ आई विल काउंट अप ऑल दीज वैल्यूज। सो दे आर 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 वैल्यूज हैं आपके पास। तो इसके इसकी जो मिडिल टर्म बन रही होगी वो आपके पास मीडियन बनेगा। इन द केस ऑफ ऑड डाटा सेट जो मिडिल टर्म होती है आपके पास, वो आपके पास मीडियन बनेगा वेन एवर यू आर, but you have to first arrange the data in increasing or decreasing order. So whenever you are calculating median, the first step is to find to rearrange the data in increasing or decreasing order. जो अगर आपके पास odd data है तो middle term आपके पास जो है वो median होगी। So therefore the median here is 24। मॉड क्या होता है? किसी भी डाटा सेट के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही होती है, वो मॉड होता है। सो 35 यहाँ पे इस डाटा सेट के अंदर 3 टाइम्स है, तो द मॉड हेयर इज ऑप्शन ए विच इज 35। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अलजबरा का क्वेश्चन है। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। सो यू आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ x प्लस वन बाई एक्स विच इज 3 एंड एग्जामिनर ने आपको एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करने का कहा हुआ है। सो वेरी इजी, सिंपली आई विल टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैं स्केयर करूंगा। सो नाउ दिस इज माय a एंड दिस इज माय b। सो सिंपली a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन होगा। सो जिन लोगों को a प्लस बी होल स्केयर के फॉर्मूला का आइडिया नहीं है, इसको मैं उनके लिए ओपन कर देता हूँ कि दिस इज a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a इंटू बी। So here a square is x का square plus b square is 1 by x का whole square. So this will be 1 by x square plus 2a into b आ जाएगा मेरे पास। एंड राइट साइड पे स्केयर होगा तो 3 का स्केयर विल बी 9। सो लेफ्ट साइड पे x और x कैंसिल हो जाएंगे। सो विल बी लेफ्ट विद दिस 2। आई विल टेक द 2 ऑन द राइट हैंड साइड एंड द आंसर विल बी x स्केयर प्लस 1 by x स्केयर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 जो कि आपके पास 7 आ जाएगा। सो x स्केयर प्लस 1 by x स्केयर की जो वैल्यू है दैट विल बी 20, दैट विल बी 27। अच्छा जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इसने कहा हुआ है कि x माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू है डैट इज 2। सो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू की गिवन है डैट इज 2। आपने फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू। अगेन a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी का क्यूब। So I'll be taking cube on both sides in the given statement. So लेफ्ट साइड पे आ जाएगा a का क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू a माइनस बी का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब आ जाएगा विच इज 8। अब आप सिंपली क्या करोगे, x और 1 बाई एक्स को कैंसिल कर दोगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x क्यूब माइनस 3 बचेगा और साथ में आ जाएगा x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 8। सो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन विच वाज 2। सो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो 2 है। तो मैं क्या करूंगा, इस सारी जगह पे मैं x माइनस वन बाई एक्स की जगह पे 2 प्लग इन कर दूंगा।
and I will get the answer which will be x cube minus 3 into 2 minus 1 by x का cube is equals to 8. 3 into 2 is 6. So this will be x cube minus 1 by x का cube is equal to 3 to the 6 होगा. और राइट साइड पे आप माइनस 6 को ले जाओगे जो कि हो जाएगा आपके पास प्लस 6. सो 8 प्लस 6 विल बी 14 एंड आपके पास रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास 14 आई है. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर बता रहा हूं अगर आज के लेक्चर को इन डिटेल सारे कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लोगे तो इंशाल्लाह आप अपने एनटीएस का, चाहे वो नैट का टेस्ट है, गैट का टेस्ट है या कॉम्पिटेटिव का एंट्रेंस टेस्ट है, इंशाल्लाह आप उसको इजीली ये सब कर लोगे. इवन गैट जनरल का जो आपको क्वांटिटेटिव का सेक्शन है, आपके नेट का जो किसी भी टाइप का टेस्ट है, चाहे आप नेट 1 ई दे रहे हो, नेट 1 एम दे रहे हो, नेट 1 सी एस दे रहे हो, नेट 1 ए दे रहे हो, आपका क्वांटिटेटिव सेक्शन इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा. सो टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इंशाल्लाह. कार है जो कि सिटी एम से सिटी के की तरफ ट्रैवल कर रही है. एवरेज स्पीड जो है दैट इज 50 miles per hour. How many miles the car will be from city K after 3 hours? तो ये पूछ रहा है कि 3 घंटों के बाद वो सिटी के से कितने डिस्टेंस के ऊपर होगी. सो अगर कार की जो एवरेज स्पीड है वो 50 miles per hour है तो आफ्टर 3 आवर्स वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 3 इंटू 50, 150 माइल्स का डिस्टेंस जो है वो कवर अप कर लेगा. अब वो एम सिटी से टूवर्ड्स के सिटी जा रहा है. तो थोड़ा सा लॉजिक लगानी है. ऑप्शन के अंदर आपके पास 150 भी प्रेजेंट होगा, 50 भी प्रेजेंट होगा एंड सो ऑन. तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी लॉजिक लगानी है. क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ रहा है कि कितना वो डिस्टेंस है उसका अभी जो के सिटी से रहता है, यानी वो के सिटी से भी कितना दूर है. सो एम और के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है दैट वाज 200 माइल्स. दे वर 200 माइल्स अपार्ट. सो 150 माइल्स कवर्ड अप हो चुके हैं. अब वो के सिटी से सिर्फ 50 माइल्स के डिस्टेंस के ऊपर है, 50 माइल्स की मसाफत के ऊपर है. सो द राइट आंसर हियर विल बी 50. ओके, so it was an easy question. Moving on to the next question, a bit conceptual one relates to the geometric series. आप ये कह सकते हो, आप इसको geometric series के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. So during the first month of after the opening of a new shopping home, sales were $72 million. Each subsequent month, sales declined by the same fraction. The sales during the third month after the opening totaled at $18 million. What is the fraction? तो क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको ये कह रहा है कि एक स्टोर जब ओपन हुआ तो फर्स्ट मंथ में उसने $72 मिलियन की सेल की है. सो $72 मिलियन की सेल जो है उसने फर्स्ट मंथ में की और हर मंथ जो है एक फ्रैक्शन से उसकी एक फिक्स्ड सब्सिक्वेंट मंथ में, यानी वो उसकी हर आने वाले मंथ में यानी हर नेक्स्ट मंथ में एक स्पेसिफिक फ्रैक्शन से उसका जो सेल्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं. फ्रैक्शन क्या है? वो मल्टीपल है. ठीक है, फ्रैक्शन मल्टीपल ही होगा. तो थर्ड मंथ में वो ये कह रहा है कि जो सेल है ड्यूरिंग द थर्ड मंथ दैट इज $18 मिलियन. तो आपने ये बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या है जिससे वो जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन क्या है कि जिससे जो सेल फिगर है उसका वो ड्रॉप हो रहा है. तो इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इसलिए तो 72 से वो 18 के ऊपर चला गया. फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होती हैं चीजें, उतना डिक्लाइनिंग फैक्टर है उसके अंदर. सो ए एन इज इक्वल टू A1 आर की पावर n माइनस वन. अर्थमेटिक सीरीज का ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा. सो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए एन इज इक्वल टू A1 आर की पावर n माइनस वन है. ए एन इज द फाइनल फिगर जो कि वो n टर्म है और मैंने वो n निकालना है कि n की वैल्यू क्या, मैंने r निकालना है, बल्कि n की वैल्यू तो 3 है क्योंकि मेरे पास थर्ड मंथ की सेल्स गिवन है. सो आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू मैंने निकालनी है, वो फ्रैक्शन मैंने निकालना है जिस फ्रैक्शन से वो हर मंथ मल्टीप्लाई होकर डिक्लाइन हो रहा है. तो ए एन क्या है मेरे पास? ए एन इज 18. A1 शुरू में जो फर्स्ट मंथ की सेल्स है स्टार्टिंग वो A1 होता है, 72 है वो. आर की वैल्यू मैंने निकालनी है. एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होती है. सो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, पहले फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और फिर वो थर्ड मंथ है. तो एन की वैल्यू इज 3. दिस विल बी 3 माइनस 1. 72 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास. ठीक है, एज इट इज अपनी जगह पे 72 आ गया, 18 अपनी जगह पे आ गया. आर 2 माइनस 1 हो जाएगा आर का स्केयर. क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो और आर के लिए आप सॉल्व कर लो. इजी पीजी, यू विल गेट द आंसर. सो आई विल टेक दिस 72 इन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म. तो मेरे पास आ जाएगा 18 बाय 72. राइट साइड पे आर स्केयर बचेगा. 18 वन सा 18 फोर सा आ गया. आर स्केयर की वैल्यू 1/4 है एंड बी
फोकस इन द क्वेश्चन, क्योंकि 1/4 भी वहां पे आंसर में लाजमी गिवन होगा। सो 1/4 आंसर नहीं है, आपने आर निकालना है। आर आपके पास वो फ्रैक्शन है, अंडर रूट ले लोगे दोनों तरफ। सो आर की वैल्यू 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, 4 का अंडर रूट जो है वो 2 आ जाएगा। तो द न्यू फ्रैक्शन विल बी 1/, द डिक्लाइनिंग फ्रैक्शन विल बी 1/2। सो जब भी कोई फैक्टर किसी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है और नई टर्म जनरेट हो रही है, ऐसी सिचुएशन को आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का नाम दोगे। और जब भी टर्म आपके पास ऐड होकर जनरेट हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन को आप अरिथमेटिक सीक्वेंस का नाम दोगे। उसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा जो सब में ऐड हो रहा है। नाउ अनदर क्वेश्चन। तो शुरू में आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे, लेटर ऑन वर्ड प्रॉब्लम से हम मूव करेंगे एंड सो ऑन। आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जो है वो हमारे ये जो मैराथन सॉर्ट ऑफ लेक्चर है, इसके अंदर हम इंशाल्लाह जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं वुमेन ओन्ड 2/3 ऑफ अ स्टोर and sold 1/5 of her share. What part of the store did she still own? अब क्वेश्चन ये है आपके पास कि एक वेमेन है जो कि एक स्टोर का 2/3 ओनर है, 2/3 ओनर है, यानी अगर उसके अगर टोटल 3 पार्ट्स किए जाएं तो उसमें से 2 पार्ट्स की वो ओनर है। अपने शेयर्स में से, अपने शेयर्स का, नॉट ऑफ द स्टोर, ठीक है। सोल्ड 1/5 ऑफ हर शेयर, जो उसने सेल किया है 1/5 पोर्शन, उसने स्टोर का 1/5 पोर्शन सेल नहीं किया, रिमेंबर, अपने शेयर का उसने 1/5 पोर्शन जो है वो शेयर किया है। व्हाट पार्ट ऑफ द स्टोर डिड शी स्टिल ओन? अब उसने जो सेल आउट किया है वो पोर्शन उसने अपने शेयर का सेल आउट किया है। जब उसने अपने अपने पोर्शन का 1/5 शेयर, अपने पार्ट का 1/5 शेयर उसने सेल आउट किया, तो मुझे सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि जो वो ओन करती थी 2/3 ऑफ द स्टोर, उसका 1/5 कितना बनता है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। आई विल गेट 2/15। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए बीच में इक्वल होता है, या टर्म्स अक्रॉस द इक्वल जो है वो इक्वल साइन के मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो जहां पे सिंपली 2 × 1 2 हो जाएगा, नीचे 3 × 5 15 हो जाएगा, 2/15 आ गया। तो जो उसका शेयर था वो कितना था, 2/3, जिसमें से उसने 1/5 बेचा जो कि बनता है 2/15। सो 2/15 शेयर उसने बेच दिया, ठीक है। ओन वो करती थी 2/3, 2/15 का शेयर उसने सेल आउट कर दिया है। कितना शेयर उसके पास स्टिल है स्टोर का? सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। देखो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि जब दोनों नंबर या दो से ज्यादा नंबर जो डिनोमिनेटर में पड़े जिनका आपने एलसीएम लेना है, इफ दे ऑल कम इन द सेम टेबल, सो द लार्जर नंबर विल बी योर एलसीएम। 3 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो द लार्जर नंबर इज 15, 15 एलसीएम आ जाएगा। मैं एलसीएम नहीं ले रहा, अगर आप लेना चाहते हो तो ले लेना, बट इट्स शॉर्टकट ट्रिक विच यू कैन यूज। ऊपर मेरे पास 2 है, ब्रैकेट आ जाएगा मेरे पास 3 टाइम्स 5, 3 5 टाइम्स 15, यहाँ पे 5 आएगा, -2 आ जाएगा। पूरे का पूरा एलसीएम जब नीचे पड़ा हुआ है तो सिंपली यहाँ पे 1 आएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 10 में से 2 चला जाएगा, and you will be left with 8/15. So she still owns the 8/15 part of the store. So remember, मैंने डायरेक्टली 2/3 में से 1/5 क्यों नहीं माइनस किया, मैं फिर रीजन बता रहा हूँ। देखो उसने अपने शेयर का 1/5 बेचा है, जब अपने शेयर का 1/5 बेचा है तो पहले उसके शेयर का 1/5 निकालना पड़ेगा। उसके शेयर का 1/5 निकालने के लिए उसके शेयर को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि 2/15 आया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन। कह रहा है कि चेंज 0.68 टू अ फ्रैक्शन। 0.68 को आप एक फ्रैक्शन में चेंज कर दो। तो 0.68 को आप एक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, 0.68 है, पॉइंट खत्म होगा तो 1 आएगा, पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट्स तो 2 जीरोस आएंगे। यू विल बी हैविंग दिस वैल्यू विच विल बी 68/100। कैंसिल करते रहो इसको, तब तक कैंसिल करते रहो जब तक आप सिंपलेस्ट फैक्टर के ऊपर नहीं पहुंच जाते। तो लेट से मैं इसको 4 से कैंसिल करता हूँ, तो 4 1 ज़ा 4 2 और 8 28, 4 7 ज़ा हो जाएगा, एंड देन 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, 2 0 25 आ जाएगा। तो 17/25 विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन, जो कि आपके पास आ जाएगी। फर्दर आप इसको किसी टेबल में कैंसिल अप नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वेरी पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन। पेपर के अंदर ऐसे सिंप्लीफिकेशन की चीजें आ जाती हैं। 1/6 इज मल्टीप्लाइड विद 5/6, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बीच में कम कुछ भी नहीं है, जब कुछ साइन नहीं है उसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं इसको एक्स का नाम दे देता हूँ। सो इस एक्स को, इस क्रॉस को कंफ्यूज नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई का, और ये एक्स अननोन था, 4/9 आ जाएगा। अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी किया है, सिंपली टर्म्स 1 × 5
एंड 6 इंटू 6 हो जाएंगे. सो 1 इंटू 5 इज 5, 6 इंटू 6 इज 36 एंड दिस विल बी x इंटू 4/9. सो 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा. सो यू विल बी लेफ्ट विद 5/9 इंटू 36 इंटू 4 कैंसिल कर लोगे. 9 1 जा 9 4 जा 36 होता है. सो ऊपर 5 1 जा 5 आ जाएगा और नीचे आपके पास 4 4 जा 16 आ जाएगा. सो x की वैल्यू विल बी 5/16. सो दिस इज हाउ आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे. अच्छा जी, अ सिंपल क्वेश्चन बट थोड़ा सा आपने फोकस्ड ओके करना है. कह रहा है टीम प्लेड 30 गेम्स आउट ऑफ विच इट वॉन 24 गेम्स. व्हाट पार्ट ऑफ द गेम्स इट प्ले डिड इट लूज. देखो, पार्ट निकालने के लिए आपको हमेशा चीज को टोटल टोटल वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है. जो गिवन एंटिटी होगी, जो गिवन वैल्यू होगी, उसको आप टोटल से डिवाइड करोगे. सो एक उसने जो टोटल गेम्स प्ले की हैं वो 30 हैं, गेम जो उसने वॉन की हैं वो 24 हैं. इसका मतलब है कि जो उसने लॉस्ट की हैं गेम्स वो कितनी आ जाएंगी, 30 माइनस 24 आ जाएंगी, जो कि 6 आ जाएंगी. सो गेम्स लॉस्ट आर 6 एंड व्हाट पार्ट ऑफ द गेम्स डिड इट लूज. सो कितनी गेम्स उसने लूज की हैं, पार्ट ऑफ द गेम्स लूज. तो 6 गेम्स उसने लॉस्ट की, इट लॉस्ट 6 गेम्स, टोटल गेम प्लेड वर 30. सो पार्ट निकालने का मतलब क्या है कि आप उसको टोटल से डिवाइड कर लोगे, यू विल गेट 1/5. सो 1/5 ऑफ द गेम्स जो है वो पार्ट बनते हैं जो कि उसने लूज किया है. अच्छा, दिस इज अ क्वेश्चन. मैंने तो खैर इसके ऑप्शन नहीं मेंशन किए हुए. डेफिनेटली इन द पेपर यू विल बी हैविंग ऑप्शंस. अब x रेशो y की वैल्यू है 9:7. आपसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई की वैल्यू बता दो. और मजे की बात है वहां पे किसी एक चॉइस में ये 16 भी पड़ा हुआ होगा. तो आपने कभी भी ये नहीं करना. बच्चे करते क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि दे सिंपली ऐड अप दीज टर्म्स. तो दे सिंपली ऐड अप दीज टर्म्स और जाके कहते हैं जी 16 आंसर था. यू कैन नॉट ऐड दीज टर्म्स भाई. ये टर्म सिंप्लीफाई हुई हुई है और किसी फैक्टर से सिंप्लीफाई हुई है. हमें क्या पता कि वो क्या फैक्टर है. अगर वो फैक्टर 2 है तो ये टर्म्स बनती हैं 18:14. अगर वो फैक्टर 4 है तो ये टर्म्स बनती हैं 36:28. हमें क्या पता कि वो किस फैक्टर से डिवाइड हुई हुई है. तो दिस इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू फाइंड आउट द वैल्यू. तो ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप जो है ना ये कह दो कि ये जी सॉल्व हो गया और सॉल्व होकर 16 आ गया. तो ये डायरेक्टली ऐड नहीं किए जा सकते. ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऐसा कोई ग्लिच क्वेश्चन के अंदर जानबूझ के डाला जाता है ताकि स्टूडेंट जो है इसको क्विकली सॉल्व कर दें और इसको रॉन्ग कर दें. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. अ फैक्ट्री एम्प्लॉयज m men एंड w women. सो एक फैक्ट्री में जो मैन है उनका जो नंबर है डेट इज m, जो women है उनका जो नंबर है डेट इज w. व्हाट पार्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज आर women. सो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है कि पार्ट का मतलब क्या होता है कि आप उस स्पेसिफिक क्वांटिटी को टोटल से डिवाइड करते हो तो आपके पास उस क्वांटिटी का पार्ट आ जाता है. तो यहाँ पे पहली बात तो यह कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने बनेंगे. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बनेंगे m प्लस w. तो यहाँ पे आंसर आपके पास न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है. हाँ यस, मैन की तादाद m है, वेमेन की तादाद जो है क्वांटिटी जो है नंबर ऑफ वेमेन जो है दैट इज w. एड अप किया सो टोटल जो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैट जो भी ऑफिस है फैक्ट्री है वो बनते हैं m प्लस w बनते हैं. अब वेमेन जो है वो इसमें से वेमेन जो है वो w है. सो w डिवाइडेड बाय टोटल आ जाएगा. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द वेमेन. ठीक है, तो जानबूझ के यहाँ पे ट्रिक करने के लिए, डिसीव करने के लिए एग्जामिनर क्या कर रहा है, वेरिएबल का यूज कर रहा है रादर देन अ कांस्टेंट वैल्यू. अगेन आ क्वेश्चन रिलेटेड टू, क्योंकि मैंने बताया कि अर्ली क्वेश्चन रिलेट इसी तरह की चीजों से हैं. फ्रैक्शंस हो गया आपके पास, रेशियो प्रोपोर्शंस होगी, पोर्शन या पार्ट्स निकालने होंगे और आगे जाके डिफरेंट चीजें आ जाएंगी. तो डेविड रिसीव्स हिज अलाउंस ऑन संडे, ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज अलाउंस on Monday and 2/3 of the remainder on Tuesday. What part of the allowance is left for the rest of the week? So let me explain the question for you guys first. तो कह रहे हैं कि डेविड रिसीव करता है अपना अलाउंस संडे को. उस अलाउंस में से उसने 1/4 जो है वो स्पेंड कर दिया मंडे को, और जो बचा था रिमाइंडर का, यानी जो रिमेनिंग है, रिमाइंडर का क्या मतलब, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 2/3 उसने स्पेंड किया ऑन ट्यूसडे. व्हाट पार्ट ऑफ हिज अलाउंस इज लेफ्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक. अच्छा देखो, जिस तरह टोटल परसेंटेज 100% होती है ना, इस तरह टोटल पार्ट हमेशा 1 होता है कि वो एड अप हो तो 1 हो जाए. आपको याद होगा बचपन में जब हम लोग फ्रैक्शंस पढ़ते थे तो हमारे पास जो एक एग्जांपल होती थी कि जी यू हैव अ सर्कल और उस सर्कल के लेट से मैंने 4 पार्ट्स किए हैं टोटल.
अब इसमें से अगर 1/4 पार्ट की बात हो रही है, इसका मतलब है कि 1/4 है ऑफ द फ्रैक्शन। तो टोटल पार्ट तो 1 है कि जिसको डिवाइड किया गया था इनटू 4 पार्ट्स। तो हमेशा पार्ट की जब भी बात होगी, फ्रैक्शन की जब भी बात होगी, तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 बनेगी, जैसे वो परसेंटेज में 100% बनती है। अब हम बात करते हैं कि उसने अपना स्पेंड किया अलाउंस का 1/4 पार्ट ऑन मंडे। सो टोटल पार्ट 1 है, जिसमें से 1/4 उसने मंडे को स्पेंड कर दिया। यू विल बी लेफ्ट विद 4 - 1, 4 - 1 विल बी 3/4। ठीक है, सो 3/4 ऑफ द फोर्थ ऑफ द टोटल अलाउंस उसके पास लेफ्ट है, ये रिमाइंडर है उसका। अब इस रिमाइंडर का उसने उस रिमाइंडर का उसने 2/3 जो है वो स्पेंड किया है। सो रिमाइंडर का पहले आप 2/3 निकालोगे, तो 3/4 है, रिमाइंडर का 2/3 निकालेंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, सो 1/2 आ जाएगा। सो रिमाइंडर का जो 3/4 का उसने जो स्पेंड किया था 2/3, वो 1/2 बनता था। अब वो ये कह रहा है कि आप ये बता दो कि कितना अलाउंस उसके पास रह गया है। तो जो अलाउंस उसके पास रह गया था वो 3/4 है, जिसमें से उसने 1/2 स्पेंड किया फर्दर। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, आई विल गेट द आंसर। सो द एलसीएम विल बी 4, क्योंकि लार्जर नंबर हमेशा एलसीएम होता है। 3 आएगा एंड 2 × 2 = 4। 3 में से आपका पास जो है वो 2 चला जाएगा, क्योंकि 2 × 2 = 4 है, सो 1/4 आ जाएगा। सो 1/4 हेयर इज द आंसर। सो 1/4 जो है वो यहाँ पे आपके पास आंसर बचेगा, रिमेनिंग बचेगा टोटल का। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। यूजुअली क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर एक आधी साइमल्टेनियस इक्वेशन आ जाती है। मैंने कुछ ज्यादा ही सिंपल से ऐड की हुई है, आगे जाके एक और मैंने ऐड की है थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। x + y की वैल्यू 4 है, 2x - y की वैल्यू जो है वो -1 है। आप सिंपली चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन यूज करो, मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। जब ऐड होंगी तो किसी का साइन चेंज नहीं होगा, +y - y कैंसिल हो जाएंगे, x + 2x विल बी 3x, दिस विल बी 4 - 1, 4 - 1 करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, x = 1 आ गया। x की वैल्यू 1 है, यू कैन प्लग इट इन द वैल्यू ऑफ x = 1 इन एनी ऑफ द इक्वेशंस and get the value of y. So x + y = 4 था। फर्स्ट इक्वेशन मैंने x की जगह पे 1 पुट किया, जो कि आया, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, y = 4 - 1 करोगे तो 3 आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आपके पास 3 है। अच्छा जी, अलजबराइक टर्म आ गया आपके पास। कह रहे हैं कि x + y का होल स्क्वायर है और उसमें x - y का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू बता दो कि क्या होगी। सिंपली क्या करोगे, अलजबरा के लेक्चर के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें रिव्यू करवाई हुई हैं, अगर किसी को नहीं पता तो पहले जाके उनको देख ले। फॉर्मूला लगेगा सिंपली a + b होल स्क्वायर का, a + b का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, a² + b² + 2ab, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा आगे। अब a - b का होल स्क्वायर है तो दिस इज a² + b² - 2ab, so +2xy - 2xy will get cancelled and this x² will be added up in this x², this will make 2x², and this y² + y² will be 2y²। तो द आंसर विल बी 2, कॉमन ले लोगे आप, x² + y² आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द वैल्यू ऑफ a² - b² is 36 and a - b is = 12, then find the average of a + b। वेरी पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन। सो a² - b² का फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, a - b इंटू a + b, राइट साइड पे 36 है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, वो है a - b = 12। आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने एक्सपैंड किया है, a² - b² एक्सपैंड होकर ओपन हुआ a - b इंटू a + b, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से डिवाइड होगी और राइट साइड राइट से डिवाइड होगी, तो राइट पे 12 पड़ा हुआ था। अब कैंसिल कर लेंगे हम इसको, a - b के साथ कैंसिल हो जाएगा, 12 36 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो a + b = आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। अब a + b की वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि a और b की एवरेज निकालनी है। a और b की एवरेज क्या होती है, a + b / 2। भाई एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर 2 क्वांटिटीज हैं, यू विल ऐड अप 2 क्वांटिटीज एंड डिवाइड देम बाय 2। अगर 3 क्वांटिटीज हैं, तीनों को ऐड करोगे, डिवाइड करोगे 3 पे। 100 क्वांटिटीज है, 100 की 100 को सम करोगे, डिवाइड करोगे 100 पे। तो 2 क्वांटिटीज बचती हैं यहाँ पे, a और b, इनकी एवरेज निकालनी है, तो दोनों का सम आ गया, सम को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। a + b जो है वो एवरेज आ जाएगी, जो कि 3/2 होगी, जिसको आप 1.5 भी लिख सकते हो। तो जो भी रेलिवेंट वहां पे ऑप्शन होगा आप उसको चूज जो है वो कर लोगे।
So Mr. Kashif got an average of 50 in 6 tests. ठीक है, what should he get in the next test to attain the average of 60? So Mr. Kashif की जो एवरेज है 6 टेस्ट की वो 50 है। अगले टेस्ट में वो क्या अटेन करे कि उसकी एवरेज इंक्रीज होके 60 पे चली जाए। तो देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं आप, एवरेज बहुत इजी है, सम को आप डिवाइड कर देते हो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनके साथ। तो उसके जो 6 टेस्ट की एवरेज है वो 50 है। सो 6 टेस्ट की जो एवरेज है दैट इज 50। तो 6 टेस्ट का सम निकाल लेंगे हम लोग, दैट विल बी 6 5 30 एंड जीरो आ जाएगा साथ, तो सम आ जाएगा 300। नेक्स्ट टेस्ट में वो क्या स्कोर करे कि एवरेज जो है वो 60 हो जाए। सो 6 टेस्ट ये थे, नेक्स्ट टेस्ट का मतलब है वो 7th टेस्ट है। सो एवरेज क्या आएगी, एवरेज आ जाएगी अगेन वही सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, बट अब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 7 है। सो नई एवरेज बढ़ा के कितनी करनी है आपने, 60 की करनी है। सम कैसे आएगा, 300 तो फर्स्ट 6 टर्म्स का सम हो गया, प्लस 7th का टेस्ट का सम उसमें करेंगे, 7 टेस्ट का मार्क्स को कह देते हैं x, और टोटल नंबर ऑफ जो टेस्ट हैं दे आर नाउ इंक्रीज टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 7 6 इज 42, ये 42 आ जाएगा एंड जीरो आ गया, दिस विल बी 300 प्लस x। सो 300 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। सो न्यू एवरेज जो है वो न्यू मार्क्स अगर टेस्ट के 7 टेस्ट का स्कोर अगर 120 होगा तो न्यू एवरेज इंक्रीज होके 60 पे चली जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 6 days। इफ ए डज द जॉब अलोन ही टेक्स 10 days, व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड बाय बी टू कंप्लीट द जॉब अलोन। सो ए और बी जो है वो मिलके जब काम करें तो 6 days में जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं। इफ ए डज द जॉब अलोन ही टेक्स 10 days, अगर ए अकेला वो काम करता है तो वो 10 days में करता है। व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड बाय बी टू कंप्लीट द जॉब अलोन। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको टिप बताई भी है कि आप टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर लो, आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। तो टोटल टाइम यहाँ पे 6 days है, दोनों का मिला के जो रेट ऑफ डूइंग वर्क आएगा 1/6 आएगा। लेट से ए का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है मैं 1/a ले लेता हूँ, बी का आ जाएगा 1/b, और टोटल जब दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों सेम मिलके काम कर रहे हैं, तो 1/6 डेज के अंदर वो काम जो है कंप्लीट कर रहे हैं। अब ए अकेला जो है वो काम 10 days में करता है, इसका मतलब है ए का जो रेट ऑफ वर्क होगा यानी 1/a जो है इट विल बी 1/10। मैंने बताया टाइम को रेसिप्रोकल कर लो, यू विल गेट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पे प्लग इन कर लेते हैं, जब यहाँ पे प्लग इन करूंगा तो ए का रेट है 1/10, बी का रेट मैंने निकालना है, टोटल 1/6 है, 1/b आ जाएगा आपके पास 1/6 प्लस 1/10 है, दूसरी तरफ चला जाएगा 1/10 माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 इंटू 6 60 को एलसीएम ले लो, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 10 में से आपके पास 6 चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 6, 1/b है यहाँ पे, 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 3 जा 1/15 आ गया। सो ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है, अगेन रेसिप्रोकल कर लो, टाइम आ जाएगा, सो 15 आवर्स आ जाएंगे। तो गिवन जब भी आपके पास, मैंने पहले बताया है लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि गिवन जब भी आपके पास टाइम हो और आपने रेट ऑफ वर्क निकालना हो, आप टाइम को रेसिप्रोकल कर लो, रेट ऑफ वर्क आ जाएगा, सॉल्व करो अननोन चीज के लिए एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर, यू विल गेट द टोटल आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बॉट 27 पैकेट्स ऑफ चिली मिली एट $20 each, 9 packets of chili milli at $320 each, and 6 packets of chili milli at $360 each. Find the average price per packet of the chili milli। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आपके पास वेटेड एवरेज की बात होती है तो वेटेड एवरेज की सिचुएशन क्या होती है कि जिसके अंदर क्या होगा कि आपके पास एक से ज्यादा क्वांटिटीज की सेम वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे है कि 27 पैकेट्स की जो प्राइस है वो $280 ईच है, फिर 9 पैकेट्स की जो प्राइस है दैट इज $320 ईच है, देन 6 पैकेट्स की जो प्राइस है वो $360 ईच है। सो एनटीएस के अंदर, नैट के अंदर, गैट के अंदर ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्ट डिटो इन्हीं वर्डिंग के साथ भी आता रहा और चिली मिली के ही पैकेट्स का जिक्र है, लेकिन वेटेड एवरेज है। तो वेटेड एवरेज आप कैसे निकालते हो, लेट से पहली टर्म का वेट m है और उसकी वैल्यू x1 है, सेकंड टर्म का वेट n है और उसकी वैल्यू x2 है, उनको मल्टीप्लाई करोगे, लेट से अगर कोई थर्ड भी है और उसकी वैल्यू x3 है और उसका वेट जो है वो p है, डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस p कर दोगे, आपके पास वेटेड एवरेज आ जाती है। जिस तरह यहाँ पे क्या है,
जो पहला आपके पास वैल्यू है 280 है, और उसका जो वेट है वो 27 है। सेकंड जो वैल्यू है वो आपके पास 320 है, उसका जो वेट है वो 9 है, क्योंकि 9 पैकेट्स आए हैं, 9 इंटू 320। फिर 6 पैकेट्स आए हैं तो 6 इंटू 360। तो तीसरा जो आपके पास, जो थर्ड आपके पास जो वैल्यू है वो X3 वो 360 है, और उसका जो वेट है वो 6 है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 27 को 280 से मल्टीप्लाई करवा लूंगा, प्लस 9 को मैं 320 से मल्टीप्लाई करवा लूंगा, प्लस पी पी क्या है मेरे पास थर्ड, तो 6 पैकेट्स हैं। 6 पैकेट्स की क्या कॉस्ट थी पर पैकेट, $360 थी। सो 6 इंटू 360 कर लोगे, डिवाइड किससे करोगे, टोटल नंबर ऑफ पैकेट से डिवाइड करोगे भाई। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, 27 प्लस 9, ये हो जाएंगे 36। 36 प्लस 6 42। तो ये आया आपके पास 27 प्लस 6 प्लस 9, जो कि बनेगा आपके पास 42 बनेगा। ठीक है, जो कि इक्वल होगा 42 के। ऊपर मल्टीप्लाई करवा लेना और ऐड करके 42 से डिवाइड कर लेना, यू विल गेट द आंसर। व्हाट इज द नंबर 5% ऑफ विच इज 10? अगेन वेरी इजी। एक तरीका इसको याद करने का क्या है कि मैंने बताया था, बचपन में हम लोग क्या करते थे, परसेंटेजेस निकालते थे कैसे, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 कर लेते थे हम लोग। तो क्या करोगे अब, वो नंबर क्या है कि जिसका 5% वैल्यू जो है, अगर 5% निकालो तो उसकी वैल्यू 10 बनती है। तो परसेंटेज गिवन है, उसकी जगह पे 5 डाल लो, मार्क्स ऑब्टेन, यानी अगर 10 मार्क्स लो तो 5% बन रहा है। सो 10 आ गया, टोटल वो वैल्यू निकालनी है, उसको एक्स कह लो, इंटू 100। इंटू 100, बल्कि इसको अल्फा से लेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं अननोन को, ताकि मल्टीप्लाई के साइन के साथ मिक्स ना कर लो तुम लोग कहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा आ जाएगा 10/5 इंटू 100। तो 5 वन ज़ा, 5 टू ज़ा एंड 0 आ जाएगा। सो 200 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अ मैन स्पेंड 10% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ द रिमाइंडर, ही हैज 72 रुपीज लेफ्ट, हाउ मच ही हैड इन द स्टार्ट। एक बंदे ने अपने पैसों का 10% स्पेंड किया, पीछे कितना परसेंट रह गया, 90% रह गया। अब उस 90% का उसने 60% स्पेंड किया है, 90% का 60% स्पेंड किया है। अच्छा, किसी भी वैल्यू की ना अगर कोई परसेंटेज निकालनी है तो उस वैल्यू को उठा के उस परसेंटेज से आप मल्टीप्लाई करवा दो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि 120 का 30% निकालो, तो 120 को आप 30% से मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं ये कहता हूं कि 120 का 70% निकालना है, 120 को उठाओ 70% से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ और जब भी आप परसेंटेज लेके आओगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करवाते हो जब परसेंटेज बना रहे होते हैं, और जब परसेंटेज का साइन खत्म करते हैं तो आप 100 से डिवाइड करते हो। अब एक आदमी की टोटल इनकम क्या होगी, 100% ही होगी ना। 100% हमेशा टोटल होगा, अगर पार्ट्स हैं तो वन कंप्लीट पार्ट जो है वो एक टोटल पार्ट होगा। तो 10% स्पेंड किया, पीछे 90% रह गया था, अब उस 90% का 60% स्पेंड किया उसने, रिमाइंडर का 60%। सो इंटू 60% कर लेंगे, तो बचा है उसके पास 72। ये बताना है कि शुरू में उसके पास कितनी अमाउंट थी, ये अमाउंट की वैल्यू कितनी है एक्स, ये हम लोगों ने बतानी है। तो परसेंटेज के साइन को नेक्स्ट स्टेप में खत्म कर लेंगे, 90/100 हो जाएगा ये। अगेन यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 60/100। तो परसेंटेज जब भी खत्म होती है उसकी जगह पे 100 आता है, और जब परसेंटेज बनाई जाती है तो 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स रह जाएगा यहाँ पे। मैं करने क्या जा रहा हूँ, 72 के साथ ये जो 10 बचा था ये वाला, और जो ये 10 बचा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लूंगा। 72 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 9 और 6 रह गया था, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6। सो 9 वन ज़ा एंड 9 8 ज़ा 72 हो गया। देन अगेन 6 से कर लेते हो आप, तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा हो गया। ऊपर आपके पास आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 3। तो 400 को आपने 3 से डिवाइड कर लेना है। तो 3 वन ज़ा आपके पास 3 आ जाएगा, 1 और 0, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, फिर अगेन बचा 1 और 0। तो ये 133 पॉइंट समथिंग जो है ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि राउंडेड ऑफ फिगर में आपके हैं। आपने वहां पे जो भी आंसर होगा वो मेंशन कर मार्क कर लेना, अगर 133.3 ही गिवन हुआ तो उसी को मार्क कर लेना, अगर उसने राउंड ऑफ करके 134 रुपीज किया हुआ तो आप उसको 134 रुपीज मार्क कर दीजिएगा। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज इन 2 years फ्रॉम 25,000 टू 30,000, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग द टाइम। सो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं आप, तो परसेंटेज इंक्रीज आएगा आपके पास न्यू वैल्यू। ये फॉर्मूलाज लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं, जिसको समझ नहीं आ रही वो लास्ट लेक्चर्स को
देखे, वहां से चीज़ों को कवर अप करे, अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, सो 30,000 में से आप माइनस कर लोगे 25,000 को, डिवाइडेड बाय, हमेशा चेंज जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू पे होता है, तो ओरिजिनल वैल्यू थी 25,000, तो 25,000 से डिवाइड किया, इनटू 100 आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर। ऊपर आएगा 5,000, नीचे आ जाएगा 25,000 इंटू 100। तो ट्रिपल जीरो के साथ कैंसिल, 5 1 जा, 5 5 जा, फिर 5 2 जा 10, तो 20% जो है वो इंक्रीज आया है। तो 20% इंक्रीज है। अच्छा जी, इसके ऑप्शन में से मुझे मेंशन करने चाहिए थे, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। कह रहे हैं कि ए बी और सी का जो प्रोडक्ट है दैट इज 2, एंड ए की वैल्यू सी है, तो ये बता, ए और सी की वैल्यू इक्वल है, तो ये बता दो कि बी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर लेट से मैं ए की जगह पे सी पुट करता हूँ, क्योंकि ए इक्वल टू सी है, तो दिस विल बी सी इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सी इंटू सी, सी का स्केयर हो जाएगा, सी के स्केयर को डिवाइड कर दो, तो एक तो वैल्यू बी की बनती है 2/c²। और अगर यह ऑप्शन हुआ तो ये मार्क कर लेना। और अगर आपके पास ए की जगह पे मैंने यहाँ पे तो भी सी प्लग इन किया, आप सी की जगह पे भी तो ए प्लग इन कर सकते थे। अगर मैं सी की जगह पे ए प्लग इन करूंगा, तो फिर ये आएगा ए इंटू बी इंटू ए इज इक्वल टू 2, तो फिर बी की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू ए स्केयर, सो 2/a² आ जाएगा। सो अगर तो ये ऑप्शन हुआ तो फिर ऑप्शन ए मार्क कर लेना, अगर इस तरह की फॉर्म में ऑप्शन हुआ तो फिर इसको बी मार्क कर लेना। अगर दोनों हुए और एक चॉइस जो हुई कि बोथ ए एंड बी, तो फिर बोथ ए एंड बी को मार्क कर लीजिएगा। दिस वॉज इजी, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। T is an integer greater than 5, the expression that must represent an odd integer is, so t की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 5 है, इट कैन बी एनी नंबर ग्रेटर देन 5, वो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5,000 हो सकता है। भाई 5,000 भी तो 5 से बड़ा है। आपने ये बताना है कि जो कि हमेशा हमेशा मस्ट रिप्रेजेंट एन ऑड इंटीजर, तो इनमें से, इन चॉइसेस में से कौन सी ऐसी चॉइस है जो हमेशा आउटपुट पे ऑड नंबर जनरेट करे। अच्छा, मैं आपको बड़ा सिंपल सा टिप बताता हूँ। ऐसे सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है कि आप इसमें वैल्यूज प्लग इन कर लो, बोथ ऑड एंड इवन, और चेक करो कि कौन सा नंबर हमेशा ऑड भी देने पे और इवन भी देने पे उसको इनपुट में, आउटपुट पे हमेशा ऑड नंबर जनरेट करता है। तो मैं लेट से फर्स्ट चॉइस को पहले पिकअप करता हूँ, t+1। तो एक नंबर 6 और 7 चूज कर लेते हैं और सब में पुट करके देख लेते हैं। पहले मैंने इसमें 6 पुट किया, 6+1 आ जाएगा, 6 × 6 + 1 7 होता है, 6 7 = 42 आ गया। तो ये तो ऑड नंबर नहीं आ रहा, इवन नंबर आ रहा है, इवन पुट किया, इसमें इवन आ रहा है, तो इसको तो यहीं पे छोड़ दो, ऑड पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। इस पे आ जाओ 3t-1, इसमें पहले हम इवन नंबर पुट करके देखते हैं। 18 - 1 आ गया 17, वो ऑड इंटीजर है। अब हम इसमें ऑड नंबर पुट करके देखते हैं। ऑड नंबर 7 बनता है, 3 × 7 - 1 आ जाएगा। 3, ये 21 में से 1 दे तो इवन नंबर आ रहा है। टी का स्केयर, भाई इवन नंबर का स्केयर करोगे इवन नंबर ही आएगा, ऑड नंबर का स्केयर करोगे तो ऑड नंबर ही आएगा। तो ये भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पीछे बचा 2t - 3, यही आंसर होगा, इसका मतलब है। सो पेपर में तो अगर ये तीन चॉइसेस नहीं बनी तो इसका मतलब है फोर्थ चॉइस ही राइट चॉइस है, सिंपली उसको मार्क कर लेना। लेकिन मैं फिर भी उसको सॉल्व करके बता देता हूँ। लेकिन पेपर में आप यही करना कि अगर कोई पहली 3 चॉइसेस नहीं आ रही, उस कंडीशन को पूरा नहीं उतरी, तो फोर्थ करेगी डेफिनेटली। तो आप अपना टाइम सेव करो, फोर्थ को मार्क कर दो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको। 2t - 3, मैं इसमें इवन नंबर पुट करता हूँ जो ग्रेटर देन 5 है। तो दिस इज 2 6 12, 12 में से 3 गया तो 9 आया, ऑड नंबर आ रहा है, यानी इवन प्लग इन किया है आउटपुट पे, फिर भी ऑड जनरेट हुआ है। अब ऑड प्लग इन करके देखते हैं कि क्या अभी भी आउटपुट पे ऑड नंबर जनरेट हो रहा है। तो 7 ऑड नंबर था, 2 × 7 पुट किया, -3 आ गया, 14 में से 3 चला गया, 11 आ गया। तो जब मैंने इवन पुट किया तो तब भी ऑड आया, और जब मैंने ऑड पुट किया तब भी ऑड आया। तो इसका मतलब है कि ये हमेशा ही ऑड नंबर जनरेट करेगा जब भी इसमें नंबर ग्रेटर देन 5 पुट करोगे। तो पेपर में तो आप डायरेक्टली इसी को आंसर निकाल लेते, क्योंकि फर्स्ट 3 चॉइसेस आपकी नहीं थी, तो आप फोर्थ को डायरेक्टली मार्क कर देना विदाउट सॉल्व किए हुए, ताकि आपका टाइम बच जाए। अगेन एनटीएस के टेस्ट के अंदर, नैट के टेस्ट के अंदर, गैट के टेस्ट के अंदर ये रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, या ऐसा क्वेश्चन आता रहा है। कह रहा है कि जी 7 एप्पल्स कॉस्ट करते हैं y हाउ मेनी एप्पल्स विल $X बाय। अच्छा देखो, सेंट्स क्या होते हैं, सेंट्स छोटी करेंसी वैल्यू है और डॉलर्स बड़ी करेंसी वैल्यू है। सो $1 के अंदर आपके पास 100 सेंट्स होते हैं। तो $1, $1 के अंदर 100 सेंट्स होंगे आपके पास। अब एक एप्पल की, 7 एप्पल्स की जो कॉस्ट है, 7 एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो y सेंट्स है।
इसका मतलब है एक एप्पल की क्या कॉस्ट होगी, y/7 सेंट्स। देखो कॉमन सेंस की बात है। मैं ये कहता हूं कि अगर अगर 20 पेंस की कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज है, एक पेन की कॉस्ट क्या आएगी? तो 50 को 20 से आप डिवाइड कर दो, क्योंकि 50 रुपीज का 20 पेन है। इसका मतलब है एक पेन की कॉस्ट जो है 5/2 यानी 2.5 रुपीज है। तो यहाँ पे भी यही काम हुआ है, मैंने अभी यही काम किया है। मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बट इससे पहले ये जो मैंने किया है वो मैं बता देता हूँ कि 7 एप्पल्स की जो कॉस्ट है डैट इज y सेंट्स। तो एक एप्पल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, y/7 सेंट्स। दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल, कॉस्ट ऑफ वन एप्पल। अब अगर मेरे पास एक पेन की कॉस्ट 2.5 रुपीज आ रही है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं 25 रुपीज के कितने पेन ले सकता हूँ। मैं 25 को एक पेन की कॉस्ट से डिवाइड करूंगा, मेरे पास नंबर ऑफ पेन आ जाएंगे। तो मैं 25 रुपीज के 10 पेन बाय कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने यही सिचुएशन यूज करनी है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ वन एप्पल निकाली जो कि y/7 सेंट्स थी। अब मैंने बताना है कि $x के मैं कितने कितने एप्पल्स बाय कर सकता हूं। सो $x को पहले सेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। $x हैं, तो $1 के अंदर 100 सेंट्स हैं, x × 100, तो ये 100x बन जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इज y/7 सेंट्स, उसको उससे डिवाइड कर दिया। 7 जो नंबर सबसे नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैथमेटिक्स का रूल है। दिस विल बी 700x/y। मैं फिर बता देता हूं, देखो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। मैंने पहले ये कहा कि 20 रुपीज के 50 रुपीज के मैंने 20 पेन्स बाय किए हैं, तो एक पेन की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 50/20, जो कि आई थी 2.5। अब मेरे पास अगर 25 रुपीज हैं, तो मैं कितने पेन्स बाय कर सकता हूँ? तो मैं टोटल अमाउंट को कॉस्ट ऑफ वन पेन से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ पेन्स आ गए। अब यही काम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको ये कह रहा था कि 7 एप्पल्स की कॉस्ट जो है वो y सेंट्स है। 7 एप्पल्स की जो कॉस्ट है डैट इज y सेंट्स। 7 सेंट 7 एप्पल्स आ रहे हैं y सेंट्स के, एक एप्पल की कॉस्ट हो जाएगी y/7 सेंट। टोटल डॉलर जो हैं वो x हैं, तो डॉलर्स को सेंट्स में लेके जाओ तो 100x हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ वन एप्पल से उसको डिवाइड कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल जो आप बाय कर सकते हो दैट विल बी 700x। सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स विच कैन बी बॉट बाय $x विल बी 700x/y। अच्छा जी, अगेन एवरेज से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आ गए आज। सो इफ मायरा हैड अ बॉलिंग स्कोर ऑफ B+6, B-2, B+4 एंड B-5, व्हाट शी मस्ट स्कोर इन द नेक्स्ट गेम टू हैव एन ओवरऑल एवरेज स्कोर ऑफ B+2। सो मायरा के जो फर्स्ट गेम है उसका जो स्कोर है डैट इज B+6, सेकंड गेम का जो स्कोर है B-2 है, थर्ड गेम का B+4 है, फोर्थ गेम का B-5 है। अगली गेम में क्या स्कोर करे कि एवरेज B+2 हो जाए। तो ये तो 1, 2, 3 और 4 गेम्स बनती हैं, इसका मतलब है फिफ्थ गेम में क्या स्कोर करे कि नई एवरेज जो है वो B+2 हो जाए। तो एवरेज क्या होगी, सम बाय टोटल नंबर। सो टोटल नंबर यहाँ पे 5 बनता है, नई एवरेज जो है वो B+2 हो जाए। टोटल नंबर मेरे पास 5 है, तो सम कर लेंगे। फर्स्ट टेस्ट की जो सॉरी जो फर्स्ट बॉलिंग मैच का जो स्कोर है डैट इज B+6, सेकंड का है B-2, थर्ड का है B+4, फोर्थ का है B-5, फिफ्थ में क्या स्कोर करे उसको मैं x मान लेता हूं, प्लस x कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पहले तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 5B+10, यहाँ पे आ जाएगा B+B+B+B दैट विल बी 4B। 6 में से 2 गया 4, 4 में 4 आया 8, 8 में से 5 गया, तो 8 में से 5 गया तो +3 आ गया आपके पास, प्लस x आ गया। सॉल्व कर लेंगे x के लिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो 4b है दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 में से 4b चला जाएगा, b आ जाएगा, 10 में से 3 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो B+7 हो जाएगी। बीच में सिंप्लीफिकेशन की चीजें भी आपके क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंदर होती हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन x/2 + 5 इज इक्वल टू x - 1/3। तो x के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। x/2 है आपके पास, प्लस 5 इज इक्वल टू x - 1/3 है। आप सिंपली क्या करोगे, -1/3 को दूसरी तरफ ले जाओ, x/2 को आप इस तरफ ले आओ, तो 5 - 1/3 दूसरी तरफ जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स +1/3 हो जाएगा x, और ये प्लस x/2 इस तरफ आएगा तो -x/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे एलसीएम लोगे 3 आएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 15 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आप 2 आएगा, 2 × x करोगे तो 2x - x/2 आ जाएगा।
दिस विल बी 16/3, दिस विल बी x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 2 हो जाएगा आपके पास 32, 32/3 आ जाएगा इज इक्वल टू x। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल यहाँ पे क्या है। तो हाईएस्ट डिग्री आप कैसे निकालते हो, जो टोटल पावर आपके पास हाईएस्ट पावर आ रही होती है ना आपके पास किसी भी पोलिनोमियल के अंदर, उसको आप जब डिग्री का नाम देते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस वाले पोर्शन को देखो तो इसमें एक्स की हाई की पावर है 3 और वाई की पावर है 5। यहाँ पे पावर कम है, मैं उसको नहीं लूंगा, हाईएस्ट वाले को लेते हैं। 3 + 5, तो डिग्री यहाँ पे आ जाएगी पोलिनोमियल की 8। कह रहा है चूज द सम ऑफ द फॉलोइंग। भाई ये तो बहुत ही आसान है, 9x² में 5x² ऐड होगा तो 14x² आ जाएगा। अच्छा ये बात याद रखो कि जब टर्म्स ऐड होती हैं तो उनकी पावर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स आपस में ऐड होंगी। यानी ये x² है और ये x² है, तो x² वाली बीच में ऐड होकर 14x² आ जाएंगी। यस, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते यानी 9x² इंटू 5x² हो रहा होता तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करवा लोगे, 9 5 45 आ जाएगा, x² इंटू x² कर लेना, x की पावर 4 आ जाएगा आपके पास। तो जब भी टर्म्स मल्टीप्लाई होती हो, बेसिस सेम हो रही हो वहां पे, तो पावर्स जो है वो उनकी ऐड हो जाती हैं और ऐड अप होकर टोटल पावर जो है वो बना लेती है। क्वांटिटेटिव के अंदर जो आपके पास एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं, एक दो एग्जांपल्स अब हम उसकी करते हैं ताकि क्वांटिटेटिव जो हमारा कंप्लीशन की तरफ जा रहा है वो कंप्लीट कवर हो जाए। कह रहे हैं कि साइमा इज 8 years older देन फातिमा। साइमा जो है वो फातिमा से 8 years ओल्डर है। सो साइमा की एज क्या बनेगी, वो फातिमा की एज में 8 ऐड करने से आएगी। इफ साइमा इज 3 times ओल्डर देन फातिमा, अगर साइमा जो है फातिमा की एज का थ्राइस है, 3 times है, तो बता दो कि एज ऑफ फातिमा क्या है। सो ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई है, कह रहा है कि साइमा इज 8 years ओल्डर देन फातिमा। तो फातिमा से अगर साइमा 8 years बड़ी है तो फातिमा की एज में आप 8 ऐड करोगे, साइमा की एज आ जाएगी। साथ ही वो कह रहा है कि साइमा जो है वो थ्राइस है, 3 times ओल्डर है देन फातिमा, एस इज इक्वल टू 3f आ जाएगा। दो इक्वेशंस बन गई, दो ही वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, एस की वैल्यू जो है वो 3f आई है, मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूंगा। एस की जगह पे जब मैं 3f पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा f+8, दिस f आई विल टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 3f में से f चला जाएगा, 2f आ जाएगा इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, f इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। फातिमा की एज निकालनी थी, बस 4 ईयर्स, अगर साइमा की पूछी होती तो वो 12 ईयर्स आनी थी, इस इक्वेशन में पुट कर लेते। एक और कर लेते हैं एज वाला, क्योंकि एज वाले क्वेश्चन सम टाइम पेपर में क्वांटिटेटिव सेक्शन मैंने बताया कि होते हैं। एज ऑफ फादर इज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। सो लेट्स से फादर की एज को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सन की एज को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फादर जो है वो सन की एज का थ्राइस है, 3 times है। इफ फादर 6 years ओल्डर है देन हिज सन, तो हमेशा वो 26 years बड़ा ही रहेगा ना। अगर कोई मेरे से 10 years बड़ा है तो वो 10 साल के बाद भी तो मेरे से 10 years बड़ा ही रहेगा। सो इफ फादर इज 26 years ओल्डर देन हिज सन, यानी 26 years के थे फादर जब उनका बेटा पैदा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि फादर जो है वो 26 + s हैं। तो सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी, सॉल्व कर लेना है हमने। ये जो फादर बतानी है हम लोगों ने, यहाँ पे f की वैल्यू जो है वो 3s है, यहाँ पे मैं प्लग इन कर लूंगा, 3s इज इक्वल टू 26 + s आ जाएगा, s दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3s में से s चला जाएगा, 2s इज इक्वल टू 26 आ जाएगा, s की वैल्यू जो है वो 13 आ जाएगी। सन 13 years का, फादर की एज निकालनी है, वो यहाँ पे पुट करके आ जाएगी, 3 × 13 करोगे तो फादर जो है वो 39 years के हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट चॉइस हेयर। सो अच्छा जी, दिस क्वेश्चन इज ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n। अभी मैंने बताया कि टर्म सेम हो, बेसिस सेम हो, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, पावर ऐड होती है। सो ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, तो दिस विल बी ए की पावर m + n आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहे हैं कि नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 देन द डिजिट आर द यूनिट प्लेसेस। सो कोई भी नंबर है, लेट्स से वो अगर 3 डिजिट नंबर भी है या 4 डिजिट नंबर भी है, अगर मैं 4 डिजिट नंबर की बात करता हूँ 1000 की, तो ये उसका यूनिट्स प्लेस है, ये उसका टेंस प्लेस है, ये उसका हंड्रेड प्लेस है और ये उसका थाउजेंड प्लेस है। तो वो पूछ रहा है कि अगर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है, यानी 2 से वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है, यूनिट वाला प्लेस क्या होगा, यूनिट वाला प्लेस हमेशा जो है वो इवन नंबर होगा, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। लेट से 1002 होगा तब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेट से 94 होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो उस केस में आपके पास यूनिट वाला जो डिजिट है ना, जो यूनिट डिजिट है, इट शुड ऑलवेज बी, इट विल ऑलवेज बी एन इवन
number. Moving on to the next question, what will be the perimeter of the rectangle whose width is 4 centimeter and length is 2 centimeter? So perimeter क्या होता है, किसी भी शेप की जो साइड्स होती हैं उनका जो सम होता है, that is known as perimeter. So I have drawn a rectangle on your screens. तो इसमें क्या है, ये width है, ये width है, ये length है, ये length है. So it is L plus W plus L. The perimeter of a rectangle is 2 times length plus 2 times width और एल्स 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. तो वर्ड्स एवर आप फॉर्मूला जो है वो इसका यूज करो. सो पेरीमीटर निकाल लेंगे हम, बहुत इजी है. विड्थ जो है वो 4 है, लेंथ जो है वो 2 है. दोनों को ऐड करेंगे, 4 प्लस 6 जो है वो आएगा मेरे पास 4 प्लस 2 आएगा 6, 6 इंटू 2 हो जाएगा मेरे पास 12. सो द पेरीमीटर विल बी 12 सेंटीमीटर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. So simplify this and we get so 1 by 2 raised to the power 4. जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस पोर्शन को मैं सॉल्व करूंगा, तो दिस विल बिकम 1 की पावर 4 इज 1 ही रहेगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 6 का स्केयर, 6 का स्केयर होता है 36 इंटू. अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो पावर -3 में है, तो इसको +3 में करने के लिए अंदर वाली टर्म को रेसिप्रोकेट कर देंगे. जब अंदर वाली टर्म को मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, दिस विल बिकम 2/3 एंड पावर विल बिकम +3. अब मैं इस +3 को ऑपरेट में करवा सकता हूं या मैं इसको ओपन कर सकता हूं. शॉर्टकट टेक्निक मैंने लगा दी ताकि मेरा टाइम बच जाए. तो ऊपर वाले की नंबर की भी पावर +3 ऑपरेट होगी, नीचे वाले की भी +3 होगी. 2 की पावर अगर आप 3 करते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, 3 की पावर क्यूब. सो 3 का क्यूब इज 27. वाई 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 9, 9 3 27 आ गया आपके पास. अब आप सिंपली जो है जो नॉन सी टर्म्स आपस में कैंसिल होती हैं आप उनकी कटिंग कर लो एंड यू विल गेट द आंसर. So 8 ones are, 8 twos are 16, 2 ones are, and then it is 2 18s are. फिर आप 9 से कर लो. So 9 twos are 18 and 9 threes are 27. So the simplified answer will be 2/3. So option A here is the right choice. A division is completed when the remainder is. देखो जब भी दो नंबर completely divide होते हैं तो रिमाइंडर जो है ना वो आपके पास रिमाइंडर आपके पास क्या बचता है, 0 बचता है. ठीक है ना, कोई भी टर्म आपके पास रिमाइंडर में नहीं बच, रिमाइंडर जो है आपके पास 0 बचता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूं, सो 2 4 जा 8 आ गया, नीचे 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया. ये आपका क्वोशंट होता है, याद रखो, ये क्वोशंट होता है और ये आपका रिमाइंडर होता है. सो रिमाइंडर 0 होता है जब दो टर्म्स कंप्लीटली डिवाइड होती हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि अहमद बॉट अ टीवी फॉर ₹4,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹5,000. फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज. तो पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे. प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लोगे. सेल प्राइस इज 5,000 माइनस कॉस्ट प्राइस इज 4,000. सो द प्रॉफिट इज ऑफ 1,000. आप इसमें परसेंटेज इंक्रीज का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, वही वाली बात होती है ये. सो प्रॉफिट 1,000 का है और हमेशा देखें प्रॉफिट या लॉस हमेशा अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट प्राइस होगा. सो परसेंटेज प्रॉफिट मैं निकालने जा रहा हूं तो कॉस्ट प्राइस से मैं डिवाइड करूंगा और फिर इंटू 100 कर लूंगा. हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट प्राइस होगा. इंटू 100 किया क्योंकि परसेंटेज बनाने जा रहा हूं. 3 zeros will get cancelled. 3 zeros 4 and this will be 25. So 25% का प्रॉफिट जो है वो इसको हुआ है. A number is subtracted from 52 and the result is divided by 6. So let's suppose that number is x. So a number is subtracted from 52. So 52 में से आपने x माइनस किया and you have divided the result. जो result आया इसका 52 minus x करके उसको divided by 6 किया. तो the answer is twice of the original number. So the answer is equal to the twice of the original number. The original number was x. 2x हो जाएगा, ट्वाइस का मतलब है आगे सॉल्व कर लेंगे. सिंपली यू विल गेट द आंसर 52 माइनस x आ जाएगा. 6 2 12x आ जाएगा. x को आप उधर ले जाओगे, दिस विल बी 13x एंड दिस विल बी 52. x की वैल्यू विल बी 4 आ जाएगा. सो x इज इक्वल टू 0 4. दिस इज द आंसर. अगेन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर होते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इनको आपने करके जाना है. 8a स्क्वायर b का क्यूब क्वांटिटेटिव के पोर्शन के अंदर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस डेफिनेटली एक बड़ा ही वाइटल उनका रोल होगा. कैंसिल कर लेते हैं पहले कोफिशिएंट्स को. 8 1 जा 8 3 जा a स्क्वायर के साथ a क्यूब कैंसिल होगा, नीचे a आ जाएगा. b स्क्वायर के साथ ये b क्यूब कैंसिल होगा तो ऊपर b आ जाएगा. तो ऊपर रह गया मेरे पास b, नीचे रह गया मेरे पास 3 और a, b/3a. सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस हेयर. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर एलिमिनेटिंग x
x माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू पी बाई क्यू वी गेट। सो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि आप अगर इनमें से x को एलिमिनेट करते हो, अगर आप इनमें से x को एलिमिनेट करते हो तो आपके पास क्या आएगा, व्हाट विल वी गेट। x को एलिमिनेट करने का मतलब है दोनों दोनों इक्वेशन में से x खत्म हो जाए। सो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू, ठीक है, यहां पे पुट कर लोगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है, दैट इज 4x प्लस 2y इज इक्वल टू पी क्यू, x की जगह पे पी क्यू पुट कर लिया, प्लस 2y इज इक्वल टू पी क्यू था। पी क्यू के लिए हमने सॉल्व करना है। चॉइसेस के ऊपर भी नजर रखो, चॉइसेस में उसने राइट साइड पे 0 किया हुआ है, तो ये लेफ्ट साइड पे हो गया था 4 इंटू पी क्यू, ये हो जाएगा 4 टाइम्स पी क्यू, ये वाला पी क्यू वहां जाके माइनस हो जाएगा। 4 पी क्यू में से पी क्यू माइनस होगा तो भाई 3 पी क्यू रह जाएगा, और साथ में 2y इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। सो द राइट चॉइस इज ऑप्शन ए। On simplifying the expression minus 8 by minus 112 what do we get? The answer will be minus 8 by minus 112y कर लोगे आप, माइनस को माइनस के साथ कैंसिल करो, आगे आप कैंसिलेशन करते जाओ, तब तक कैंसिलेशन करते जाओ जब तक आपकी वो कैंसिलेशन हो सकती है। तो मैं पहले 2 के टेबल से करके दे रहा हूँ, 2 4 हो जाएगा, ये 2 5 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर मैं अगेन 4 से बल्कि कर लेता हूँ, 4 1 जा 4 और 16, तो 1 by 14y आ जाएगा आंसर। सो द आंसर हेयर विल बी 1 by 14y। कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड 3 सेंटीमीटर इज, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया जितने भी सरफेसेस बन रहे होते हैं उन सब के एरियाज का सम होता है। तो पहले मैं एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ आपके पास, ठीक है। सो ये एक क्यूब है मेरे पास, इसको मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ किया। इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है। सो क्यूब का सरफेस एरिया निकालने का मतलब क्या है, इसके जितने भी फेसेस है ना उन सब फेसेस का सम निकालना है। तो एक क्यूब के 6 फेसेस बनते हैं, देखो ये एक फ्रंट पे फर्स्ट फेस, दिस सेकंड फेस, थर्ड फेस, टॉप पे फोर्थ, फिफ्थ नीचे आपका बॉटम वाला, और सिक्स्थ आपका ये बैक वाला फेस बनता है। सो एक फेस जो है वो स्केयर होता है, स्केयर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्यूब में हर साइड इक्वल होगी ना, अगर ये साइड 3 है तो ये साइड भी 3 होगी, सिमिलरली ये पीछे वाली साइड भी 3 होगी। तो जैसे तो स्केयर की फॉर्म में होती है, इसका जो फेस है वो एक स्केयर की फॉर्म में होता है। तो स्केयर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। स्केयर में लेंथ भी 3 होती है, ब्रेथ भी 3 होती है, क्योंकि उसमें साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्केयर का एरिया एक फेस का आ जाएगा 3 9 हो जाएगा। इसके 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस है ना, तो जब 6 फेसेस हैं तो 9 इंटू 6 करोगे तो 54 सेंटीमीटर स्केयर जो है वो एरिया आएगा। आंसर आएगा 54 सेंटीमीटर का स्केयर। अच्छा जी, कह रहे हैं कि इफ ए क्रॉस बी प्लस सी एंड ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन हो रही है, फिर एडिशन हो रही है। जब दो डिफरेंट साइंस हो रहे हो, जैसे यहाँ पे है दो डिफरेंट मैथमेटिकल काम हो रहे हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन है साथ एडिशन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। अगर सेम काम हो रहे हो और 3 टर्म्स हो तो एसोसिएटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, पहले मल्टीप्लीकेशन है ओवर एडिशन है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है। अगर ये हो रहा होता ए इंटू बी प्लस सी, फिर हम वो कह रहा होता ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं कहोगे, इसको आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहोगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहोगे अगर ये इस तरीके से हो रहा है आपके पास। तो जब सेम साइन है और 3 टर्म्स हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और फिर देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन है, तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है। 30 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6, देन द कोशेंट इज, तो कोशेंट 6 ही है ना, कोशेंट 6 बचा है, रिमाइंडर 0 होगा। मैंने अभी आपको बताया भी था कि कोशेंट और रिमाइंडर क्या होता है। सो सुपर सेट ऑफ फ्लावर्स इज, इसको वैसे उस तरह से तो करने की सेट्स को जरूरत नहीं है, बट फिर भी पेपर में एक आध कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो सुपर सेट ऑफ फ्लावर्स इज, फ्लावर्स किस से बिलोंग करते हैं, तो फ्लावर प्लांट से बिलोंग करते हैं। तो ये सबसेट है फ्लावर्स, और सुपर सेट जो है वो आपके पास प्लांट्स है, वेजिटेबल्स एनिमल या स्वीट्स से बिलोंग नहीं करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, बीडी मैथ्स रूल लग जाएगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लोगे। सो दिस विल बी प्लस माइनस माइनस, दिस विल बी 9 माइनस 5 इस ब्रैकेट में, प्लस दिस विल बी -3 एंड प्लस प्लस इज प्लस। So this will be 9 minus 5 will be 4, बीच में प्लस है, -3 और प्लस 7 है, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 3 चल जाएगा 4, 4 प्लस 4 आ जाएगा आपके पास +8। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इज
द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस है आपके पास, रेडियस क्या होता है सर्कल के सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक, वो 14 सेंटीमीटर है। आपने सरकमफेरेंस निकालना है, सरकमफेरेंस होगा आपके पास 2πr। तो बहुत इजी था, सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेना। 2 और पाई की जगह पे मैं ले लेता हूँ 22/7, आर की जगह पे आ जाएगा 14। सो मैंने क्लेवर थोड़ा सा आइडिया अपना यूज किया कि मुझे पता है कि आर जो है वो 7 का मल्टीपल जब भी हो ना तो पाई की जगह पे 22/7 ले लो ना। देखो आप पाई को 22/7 भी ले सकते हो, 3.14 भी ले सकते हो। तो मैंने 22/7 लिया ताकि कैंसिलेशन में मेरे लिए ईजी हो, पेपर में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो 7 1 7 2 2 2 4, और 4 को आप 22 से करोगे तो 88 आ जाएगा। तो सरकमफेरेंस आएगा आपके पास 88 सेंटीमीटर्स। So the next question is, a typist can type 60 words per minute. How many typists will be required to type a book of 43,200 words in 6 hours? So एक जो टाइपिस्ट है ना जी, उसकी जो टाइपिंग स्पीड है दैट इज 60 वर्ड्स पर मिनट। हमें कितने टाइपिस्ट चाहिए होंगे कि अगर हम 43,200 वर्ड्स की बुक को 6 आवर्स में अगर हम लोग उसको टाइप करवाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टाइपिस्ट मेरे पास कितने होने चाहिए। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि एक टाइपिस्ट 6 आवर में कितने वर्ड्स टाइप करता है। अब 1 मिनट में तो वो 60 वर्ड्स करता है। अब 6 आवर्स हैं, 6 आवर्स में हर आवर में 60 मिनट्स होंगे, और टाइपिस्ट की टाइपिंग स्पीड भी 60 है। सो 6 × 60 × 60 कर लिया। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे जो कि एक टाइपिस्ट टाइप करेगा 6 आवर्स में। अब टोटल बुक के अंदर कितने वर्ड्स हैं, दे आर 43,200। इसको कितने वर्ड्स एक टाइपिस्ट टाइप कर सकता है वो ये, मैं खुद मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा, मैं अपना टाइम बचाऊंगा। पेपर में कैलकुलेटर अगेन अलाउ नहीं होता, तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, 6 × 60 × 60 मैंने मल्टीप्लाई उनको नहीं करवाया, इस सारे फिगर से इसको डिवाइड करना था। अब मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ टाइपिस्ट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइपिस्ट मैं निकाल लूंगा, जीरो को जीरो के साथ कैंसिल कर दो, इस जीरो को इस जीरो के साथ आप कैंसिल कर दो। अब आप पहले इस वाले 6 से डिवाइड कर लेना। सो 6 7 42 होता है, 43 में से 42 गया, 1 बचा, 1 और 2 12 होगा। ठीक है, तो 6 2 12 आ गया। फिर अगेन आप 6 से डिवाइड कर लो आप इसको, तो 6 1 1 और 2 बचा, 12 6 2 हो गया, 12 हो गया। फिर अगेन आप इस वाले 6 से भी डिवाइड कर लो, 6 1 6 6 2 12। तो 2 टाइपिस्ट आपको चाहिए टू टाइप अ बुक ऑफ 43,200 वर्ड्स। अगर एक टाइपिस्ट की टाइपिंग स्पीड 60 वर्ड्स है एंड 6 आवर्स में आप कंप्लीट बुक्स की टाइपिंग चाहते हो। अच्छा जी, डिवाइड 40 बाय हाफ एंड ऐड 10, द आंसर विल बी। 40 को हाफ से डिवाइड करेंगे, हाफ क्या होता है 1/2, इससे डिवाइड करेंगे, इसमें 10 ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा ये बताना है। सो हाफ होता है 1/2, मैथमेटिकल रूल है, जो चीज सबसे नीचे डिवाइड हो रही है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दिस विल बी 40 × 2, दिस विल बी 80, 80 + 10 आ जाएगा 90 आ जाएगा। इस क्वेश्चन की चॉइसेस करेक्ट नहीं है, इनको करेक्ट कर लेना। सो 90 विल बी द आंसर। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 स्वीपर्स कैन क्लीन अ स्कूल इन 60 डेज। 4 स्वीपर्स क्लीन अ स्कूल इन 60 डेज। 4 स्वीपर्स हैं, 60 डेज में स्कूल क्लीन करते हैं। हाउ मेनी स्वीपर्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्लीन द सेम स्कूल इन 20 डेज। तो 4 स्वीपर जो हैं वो 60 डेज में एक स्कूल को क्लीन करते हैं। 20 डेज में अगर आप क्लीनिंग चाहते हो तो आपके पास कितने जो है स्वीपर्स जो हैं वो चाहिए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की सिचुएशन में मत फंसो, बल्कि मेरी एक ट्रिक को आपने यूज करना है। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि जो भी गिवन डाटा है उसको मल्टीप्लाई करो, आस्ट डाटा से डिवाइड करो, आस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, 4 × 60 कर लेना है, क्योंकि 4 स्वीपर्स हैं और 60 डेज हैं। आस्ट डाटा क्या है, 20 डेज है, उससे डिवाइड कर लेना है। आपके पास आस्ट वैल्यू आ जाएगी, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 4 2 6 12। सो अगर 4 स्वीपर 60 डेज में स्कूल क्लीन करते हैं तो टोटल वर्क आ जाएगा ना ऊपर 4 × 60 करके। तो अब नंबर ऑफ डेज जो है वो नए नंबर ऑफ डेज वो 20 में चाहता हूँ, 20 से मैं डिवाइड कर लूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ स्वीपर्स आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 4:1। इफ देयर इज 8 लीटर्स ऑफ मिल्क देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट। तो रेशो क्या है, मिल्क रेशो वाटर जो है वो क्या है आपके पास 4:1 है। अगर आपके पास मिल्क की टोटल क्वांटिटी 8 लीटर्स है, सो मिल्क की टोटल क्वांटिटी अगर आपके पास
8 लीटर्स है, तो आपने बताना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इसके अंदर कितना होगा। तो अब मिल्क के 4 पार्ट्स हैं और वाटर का 1 पार्ट है, तो अगर 4 पार्ट जो हैं वो 8 लीटर्स के इक्वल हैं, तो 1 पार्ट कितना होगा, दोनों तरफ आप 4 से डिवाइड कर लो, ये 1 बन जाएगा। सो 1 पार्ट आ जाएगा आपके पास 2 लीटर्स। सो 8 लीटर्स मिल्क के अंदर 2 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो ऐड किया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द मिसिंग प्रोपोर्शन, वेरी इजी क्वेश्चन। इसकी जगह पे आप x ले लो। अब x रेशो 13 रेशो 55 रेशो 65 है। अब रूल है आपके पास रेशोज का, वो क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी जो कॉर्नर्स पे पड़े हुए एक्सट्रीम पोजीशन पे पड़े हुए उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है जो सेंट्रल टर्म्स होती हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ जाएगा 65 इंटू एक्स इज इक्वल टू 55 इंटू 13। 13 वन जा, 13 फाइव जा, ये 5 हो गया, 5 वन जा, 5 वन जा और 1 जा, x इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। तो सिंपली इसको तो सॉल्व करना था। अच्छा जी, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सिचुएशन में मत स्टक हो, वरना आपके लिए कंफ्यूजन का शिकार हो जाओगे। आप वर्ड प्रॉब्लम में आप गिवन डाटा को मल्टीप्लाई करो, आस्ट डाटा से डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे भी यही काम करने लगा हूँ। इन अ हाउस ऑफ 15% फूड वाज सफिशिएंट फॉर 30 days, 5% लेफ्ट द हाउस, पर हाउ मेनी डेज द फूड वुड बी सफिशिएंट। सो मैं टोटल फूड निकाल लेता हूँ ना। सो टोटल फूड मैंने बताया ना, गिवन डाटा को मल्टीप्लाई करा लो, टोटल फूड क्या आएगा, 15 इंटू 30 आ जाएगा। अब 5 लोग घर में से चले गए, तो टोटल 15 पर्सन थे। जब 5 लोग लेफ्ट द हाउस, तो पीछे आपके पास 10 पर्सन रह गए। सो आप 10 से डिवाइड कर लो, आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। देखो टोटल फूड कैसे आई थी, पीपल इनटू डेज करके ही आई थी, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे आपके पास। 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 15 3 45 आ जाएगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे सिनेरियो के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, तो आपको करने आने चाहिए। अ स्ट्रीट हॉकर इज सेलिंग बनानाज एट द रेट ऑफ ₹60 पर डजन। अ मैन वांट्स टू बाय 20 बनानाज, हाउ मच विल ही हैव टू पे। तो एक स्ट्रीट हॉकर जो है वो 1 डजन बनाना 60 रुपीज के देता है, यानी 12 बनाना की कॉस्ट जो है वो 60 रुपीज है। तो 1 बनाना की कॉस्ट क्या आ जाएगी, दोनों तरफ आप 12 से डिवाइड कर लो। सो 1 बनाना की कॉस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी 5 रुपीज। आपने 20 बनाना की कॉस्ट बतानी है, 20 इंटू 1 बनाना की कॉस्ट 5 रुपीज है, 20 इंटू 5 कर लोगे तो 100 रुपीज के आपके पास 20 बनाना जो है वो आ रहे होंगे। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम द क्वान्टिटेटिव सेक्शन। डू प्रैक्टिस इट, आप इंशाल्लाह आपको टेस्ट में बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। Like, comment, and subscribe.